नमस्कार। हिंदी कालांश में आपका पुनः स्वागत है। आज के कालांश का विषय संधि। संधि यानी कि मेल। दो शब्द, जिनमें से एक पहला शब्द और एक दूसरा शब्द। पर पहले और दूसरे शब्द का जब सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन के दौरान पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द के पहले ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर भानु प्लस उदय, यहाँ अंतिम ध्वनि है उ और यहाँ पर इसकी पहली ध्वनि है उ। तो इन दोनों का मिलन होता है, इन दोनों का मेल होता है और ध्वनि बन जाती है बड़ा उ। भानु यानी कि अंतिम ध्वनि है छोटा उ, उदय पहली ध्वनि है छोटा उ और छोटा उ मिलकर के बन जाते हैं बड़ा उ। तो शब्द बन जाता है भानुदय। इसी तरह से आप देखिए सज्जन है शब्द, इसमें दो शब्द मिलते हैं सत प्लस जन। यहाँ तय यहाँ अंतिम व्यंजन है और जय यहाँ पर पहला व्यंजन है। इन दोनों का मेल होता है तो विकार उत्पन्न हुआ और यहाँ पर बन गया एक आधा जय और एक पूरा जय। सज्जन यानी तय को बदल दिया गया आधा जय में। इसी तरह से यहाँ पर हिम प्लस आलय। हिम में मैं के साथ में स्वर का उच्चारण है ए। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर स्वर नहीं था, सज्जन में तय स्वर नहीं था, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत जाता है। यह स्वर नहीं था, या व्यंजन का मेल था। तो यहाँ पर स्वर है, हिम में ए स्वर है और इसके बाद भी आ स्वर है और ए और आ स्वर यानी कि ध्वनि के मिलने से यहाँ पर आ बन जाता है हिमालय। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि पहला शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरा जो शब्द है उसकी पहली ध्वनि के मेल से, या पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। इसमें अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, उनको भी आप, जैसे अतएव है, अतः में विसर्ग होता है तो वो विसर्ग यहाँ पर लोप हो जाता है उसका और इस तरह से शब्द बन जाता है अतएव। तो जब दो शब्द पास आते हैं और उनके अंतिम ध्वनि और पहली ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है, एक नई ध्वनि जो उत्पन्न होती है या वर्णों के संयोग से जो नया शब्द बनता है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो विकार को एक तरह से विकार सहित मेल को हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर संधि। स्वर संधि यानी जो स्वर में परिवर्तन होता है, स्वर यानी कि ए आ ई उ ये हमारे स्वर होते हैं, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि बोलते हैं। जब व्यंजन में परिवर्तन होता है, जैसे आपने देखा सज्जन, वहां पर तय था और तो उसमें परिवर्तन हुआ था। तो जब व्यंजन में परिवर्तन होता है तो वहां व्यंजन संधि होती है। और आपने अतएव में देखा था, जैसे वहां विसर्ग लगा हुआ था और उससे एक विकार उत्पन्न हुआ था, तो वहां पर विसर्ग संधि आती है। तो तीन तरह की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आप समझ चुके हैं यहाँ तक कि संधि क्या होती है और संधि के कितने भेद होते हैं। अब हम भेदों पर चर्चा करेंगे। पहला भेद है स्वर संधि। तो स्वर संधि यानी कि स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि बोला जाता है। यानी कि जब दो शब्द होते हैं और दोनों शब्दों में से जो पहला शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि स्वर है और दूसरा शब्द है उसकी पहली ध्वनि भी स्वर है, और उन दोनों का जब मेल किया जाता है तो दोनों में एक विकार उत्पन्न होता है और उसी विकार को जो हम यहाँ स्वर संधि बोलते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। 5 भेद हैं इसके: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि।
दीर्घ संधि, दीर्घ नाम से ही आप समझ चुके हैं कि जब उनका मेल होता है, अंतिम जो स्वर है और जो पहला स्वर है दूसरे शब्द का, उनमें जो मेल हुआ उसके स्थान पर चाहे वे बेशक हर्ष स्वर हो, लघु हो, लेकिन वो दीर्घ बन जाते हैं, तो वो दीर्घ संधि है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ स्वर विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, यहाँ देखिए विद्या आ है, उसके बाद ए है। हम इनको संगत स्वर बोलते हैं, जैसे ए आ होता है वो संगत स्वर होते हैं, साथी स्वर होते हैं एक दूसरे के। जैसे छोटी ई बड़ी ई, ये भी साथी स्वर होते हैं। ए आई और ओ औ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सारे है ना साथी स्वर, इनको हम बोलते हैं। तो एक साथी स्वर का मेल जब अपने ही साथी स्वर के साथ होता है, सवर्ण के साथ होता है, तो वहां पर उनका जो परिवर्तन है वो दीर्घ में आता है। यानी कि ए ह्रस्व है तो उसका दीर्घ बन जाता आ। तो चाहे आप ए प्लस ए करें, चाहे ए प्लस आ करें, चाहे आ प्लस ए करें, चाहे आ प्लस आ करें, उन दोनों का जो मेल होगा वो आ होगा। विद्या में आप देख सकते हैं आ है और उसके बाद ए है, तो आ प्लस ए का जब मेल हो गया तो बन गया आ। पुस्तक में आप देख सकते हैं ए है और उसके बाद आ है, तो इनका मेल हो गया है आ, तो दीर्घ बनता है। इसी तरह से हरी, हरी में छोटी ई है और इसके बाद जो शब्द आया है उसमें बड़ी ई है, तो छोटी ई जमा बड़ी ई दोनों बन गए बड़ी ई, और चाहे दोनों बड़ी ई आ जाए तो भी यहाँ पर बड़ी ई ही होगा। उसी तरह से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ वो भी बड़ा ऊ बनता है, या छोटा ऊ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा, या बड़ा ऊ में छोटा ऊ जोड़ेंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो साथी स्वर होते हैं उनका जो मेल होता है वो हमेशा ही दीर्घ में जाता है और उसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि का एक संक्षेपीकरण यहाँ पर हो जाता है कि जब साथी स्वर आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है, दीर्घ स्वर वहां पर परिवर्तन सहित आ जाता है, तो ये दीर्घ संधि है। अब है गुण संधि। गुण संधि में आप देखेंगे कि जो पहला शब्द है उसकी जो अंतिम ध्वनि है वो ए या आ है। गुण संधि में जो दो शब्द जोड़े जाते हैं तो जो पहला शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि ए या आ है, ये ध्यान रखिएगा, ए या आ होती है। और उसके बाद ई, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री ए, ये जब आ जाते हैं तो उनके मेल से उसके बाद आप इसको ए ओ, और एक और है महर्षि है जैसे एक शब्द है उसमें री आता है तो उसका अर बन जाता है। आप इसको फिर से ध्यान देंगे। इसमें इसका जो पहला शब्द है उसमें हमेशा ही दो ही स्वर आते हैं, ए या आ, और उसके बाद उसके विपरीत स्वर आ रहे हैं। उसके आगे आप साथी स्वर नहीं है, उसके विपरीत स्वर हैं, जैसे ई है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। और ये छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ जब यहाँ पर आते हैं तो ई का ए हो जाता है और ऊ का ओ हो जाता है, और अगर इसके ए आ के बाद री आता है तो उसका अर हो जाता है। संक्षेपीकरण यहाँ पर कर दिया गया है कि पहले शब्द के अंतिम स्वर है वो ए या आ है, अंतिम ध्वनि है वो ए या आ, और उसके बाद जो शब्द है उसकी पहला जो वर्ण है यानी स्वर है वहां पर ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या री आता है, और उसके जो विकार उत्पन्न होता है वो ए ओ और अर में हो जाता है। जैसे भारत प्लस इंदु, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में यहाँ ए है, यहाँ पर ए स्वर है और उसके बाद ई आया छोटी ई, तो ए प्लस में ई बन गया ए, तो यहाँ पर बन गया भारते तेंदु। इसी तरह से यहाँ पर आ है महा आ, तो उसके बाद है छोटी ई, तो ये दोनों मिलकर के बन गए ए। तो आपने देखा चाहे ए आता है उसके साथ छोटी ई मिलती है, चाहे आ आता है उसके साथ छोटी ई मिलती है, तो भी वो ए ही बनता है।
चाहे आप ए यहाँ पर है और उसके बाद बड़े ई आता है तो भी ए ही बनता है, नरेश, नर प्लस ईश, तो यहाँ पर ए बनता है। उसी तरह से चाहे बेशक आ हो और उसके बाद छोटे बड़े ई आ जाए तो भी ए ही बनेगा। जैसे राजा प्लस ईश, राजेश, इसमें ए बन गया। और इसी तरह से जब यहाँ पर ए है और उसके बाद छोटा उ आता है, छोटा ऊ, उत्सव, छोटा ऊ, तो उसमें ओ बन जाता है, यानी ए और ओ का जब मेल होता है तो वो ओ बन जाता है। और इसी तरह से जब आ और ओ का मेल होगा तो भी ओ बनेगा, और ए और बड़ा ऊ का मेल होगा तो भी ओ बनेगा, और आ और बड़ा ऊ का मेल होगा तो भी ओ बनेगा। ये ध्यान रखना आपको। इसमें साफ साफ आपको समझ आ जाना चाहिए कि पहला जो शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि ए या आ है, और उसके बाद ए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री आता है। तो इसी तरह से जो विकार उत्पन्न होता है वो ए, ओ और अर में आता है। और अर का तो सीधा सीधा फार्मूला है यहाँ पर कि आपको री देखना है। री जैसे देव में ए ध्वनि है और उसके बाद जो इसमें शामिल किया गया है वो ऋषि है, ऋषि यानी कि री आ गया है, तो वो री ही आना चाहिए तब देव ऋषि बनेगा। अर हो जाता है देवर्षि, अर हो जाता है री का। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गुण संधि में किन किन स्वरों के मेल से एक नया विकार उत्पन्न होता है और एक नया स्वर बन जाता है। इसके बाद है वृद्धि संधि। ये भी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। वृद्धि यानी कि उसमें उसके जो स्वर जो हर्षो था पहले उसको दीर्घीकरण हो जाता है, यानी कि वो वृद्धि हो जाती है। तो इसमें भी आप देखेंगे ए या आ आता है पहले जो है, आपने यहाँ देखा था जो गुण संधि था उसमें ए या आ ही आ रहे थे पहले शब्द में। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि गुण संधि में भी ए या आ थी, और जो वृद्धि संधि है उसका भी जो पहला शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि ए या आ ही है। लेकिन अंतर कहाँ पर है? अंतर है यहाँ पर। यहाँ जो दूसरा शब्द है उसकी पहली ध्वनि जो है वो ए है, आई है, ओ है, औ है। ए, आई, ओ, औ। और गुण संधि में क्या था? गुण संधि में था छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई और ऊ, ये थे यहाँ पर। और इधर आ गया है वृद्धि संधि में ए या आई। ठीक है, ओ या औ। तो ये वृद्धि संधि में ए, आई, ओ, औ ये मिलेंगे किसके साथ है? ए या आ के साथ है, और ये बन जाएंगे आई और औ। बस आपको ये याद रखना, वृद्धि संधि में आई बनेगा या औ बनेगा। उसी तरह से आप देखिए उधर भी, उसमें क्या बना था? ए बना था या ओ बना था, है ना? गुण संधि में ए बना था या ओ बना था। उसी तरह से वृद्धि संधि में आई बनेगा या औ बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पर पहला शब्द लिया है हमने, धन प्लस एषणा। धन में ए ध्वनि है और एषणा में ए ध्वनि है पहली, तो ए प्लस में ए बन गया आई। और यहाँ पर सदा में आ ध्वनि है और एव में ए ध्वनि है, और दोनों का मिलकर बन गया आई, यानी सदैव। धन में ए ध्वनि है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐश्वर्य में आई ध्वनि है, तो ये ध्वनि दोनों मिल गई, ये बन गई आई। तो चाहे ए के साथ ए मिले, चाहे ए के साथ आई मिले, चाहे आ के साथ ए मिले, चाहे आ के साथ आई मिले, दोनों में विकार होगा वो आई होगा, परिवर्तन होगा वो आई होगा। उसी तरह से चाहे ए में ओ मिले, जल ए ध्वनि, ओ ध्वनि, चाहे ए में ओ मिले तो भी औ बनेगा, चाहे आ में ओ मिले तो भी औ बनेगा, चाहे ए में औ मिले तो भी औ बनेगा, और चाहे आ में औ मिले तो भी औ बनेगा। सीधा सीधा आपको समझ आ सकता है। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कि वृद्धि संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि केवल दो स्वर हैं, ए या आ, और जो दूसरा शब्द उसकी पहली ध्वनि वो चार हैं, ए, आई, ओ, औ। और दोनों ही चारों में ही चारों का मेल
किसी भी स्थिति में उन दोनों स्वरों के साथ होता है तो विकार उत्पन्न होता है आई औ। ये हो गया आपका वृद्धि संधि। उदाहरण आप देख सकते हैं जैसे कि महा ओजस्वी, महा आ, ओजस्वी ओ, आ जमा ओ, ये बन गए औ। इसमें जैसे कि महा प्लस औषधि, देख लीजिए इसको, महा तो वही रहा लेकिन औ इसमें शामिल हुआ, तो इसको भी हम कहाँ पर लेकर गए, यहाँ भी हम औ पर लेकर गए, तो ये बन गया महौषधि। अब है स्वर संधि का चौथा भाग, यण संधि। यण संधि, इसमें आपने अभी तक देखा कि वृद्धि हो रही है, दीर्घीकरण हो रहा है, और एक तरफ केवल आपके वही ए या आ रहे हैं, और जब उनमें उसके बाद जो आते हैं उनका के साथ उनका दीर्घीकरण हो जाता है। तो यण संधि में क्या होगा, यण संधि में थोड़ा अंतर आ रहा है। जब आपके पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बनती है ए ई उ ऊ और री, तो इसके साथ आपको वैसे अलग से याद कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान इधर ही दीजिए कि ये जो छोटी ई है और बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, इधर ध्यान ज्यादा दें आप। जब ई उ ऊ, ये जो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आती है और उसके बाद उसका कोई साथी स्वर नहीं आता है बल्कि भिन्न स्वर आता है। साथी स्वर मैंने आपको बताया था, जैसे ए का साथी स्वर कौन सा है, आ, और छोटी ई का साथी स्वर होता है बड़ी ई। तो जब इनसे भिन्न, साथी स्वर से भिन्न कोई स्वर आता है तो परिवर्तन हो जाता है य व रे ले। ठीक है, जब आपके पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बनती है छोटी ई बड़े ई, छोटा ओ बड़ा ओ, और उसके बाद उनका साथी स्वर नहीं आता बल्कि कोई भिन्न स्वर आ जाता है, तो ई बन जाता है ये, और ये बड़ी ई बन जाता है वो भी ये, और आगे आ आता है तो या बन जाता है इस तरह से ही, और ऊ बन जाता है वह। ठीक है, और री आता है वो बन जाता है रे। तो आपको ये समझ आया। तो इसे देखिए जरा, हम उदाहरण लेते हैं जैसे कि यदि प्लस अपि। यदि में आप देखेंगे छोटी ई ध्वनि है लेकिन उसके बाद उसका भिन्न स्वर आता है अपि ए, तो भिन्न स्वर के साथ जब हम इसका मेल करते हैं तो ई का बन जाता है ये, और ये परिवर्तन हो गया ये, यद्यपि। ठीक है, इसी तरह से जब अति है, इसमें छोटी ई अंतिम ध्वनि है और ए के साथ यानी भिन्न स्वर के साथ मिलती है तो बन जाता है फिर से वही ये। और जब बड़ी ई आती है और बड़े ई के साथ आ बनता है, आ स्वर आता है, तो इस तरह से उसका भी चाहे बड़े ही है चाहे छोटी ही है बनता तो यही है, लेकिन जब आ आता है तो या हो जाता है उसका, और जब ए आता है तो यह हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ई आया है प्रति, प्रति में छोटी ई आया है, उसके बाद भिन्न स्वर है ए, तो यहाँ पर ई का तो यह ही बन गया, यह के साथ ए के साथ मेल हुआ तो बन गया ये प्रत्येक, यानी प्रति प्लस एक। तो यह ई का तो यह ही बनता है, वो ए के साथ मिलता है तो यह हो जाता, आ के साथ मिलता है आ या हो जाता है, और ए के साथ मिलता है ये हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर आपने ई को आपने अभी तक देखा कि वो यह में परिवर्तित हो रही है। इसी के साथ जब ऊ आता है तो कैसे बदलता है, ऊ आता है तो यहाँ पर आप देखिए सु प्लस आगत है, यहाँ ऊ है, ऊ के मेल, ऊ का मेल जब होता है भिन्न स्वर के साथ आ के साथ तो बन जाता है ऊ का वह हो जाता है, और प्लस में आ गया तो वाह बन गया। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ ऊ को हम बदल रहे हैं वह में। वो क्यों बदल रहे हैं, जब ऊ के सामने भिन्न स्वर आ जाता है तो बदल रहे हैं। यहाँ पर जैसे छोटा ऊ है अनु, और इसके बाद में आ गया है बड़ी ई, भिन्न स्वर है इसके साथ, और हम इन दोनों का मेल करेंगे, ऊ का बन गया वह। ठीक है, तो ये बन गया अन्वीक्षण। ठीक है, बड़ी ई आ गया ना इसके बाद, तो बड़ी ई के साथ वो बन गया वी, यानी वह का बन गया वी।
और अनु प्लस एषण, यहाँ पर देखिए जरा, ऊ है उसका मेल होता ए के साथ है, तो ऊ का बन गया वह, और वह का ए के साथ हुआ तो वे, तो बन गया अन्वेषण। इसी तरह से मातृ यानी री आ गया है, तो री का आपने पहले भी देखा था, रे बन जाता है और वहां पर अर बन जाता है, तो यहाँ पर बनेगा रे, री का रे बन गया है। और क्योंकि यहाँ पर मातृ यानी कि री पहले शब्द में आई है, और पीछे हमने देखा था वहां पर री बाद के शब्द का पहला जो वर्ण है वो था। तो यहाँ पर मातृ री है, प्लस में आ गया है तो रा बन गया है, तो पितृ प्लस में ऊ आ गया है तो रे प्लस ऊ रू बन गया है। ठीक है, तो री का स्थान परिवर्तन है। यहाँ पर ऊपर आपको मैं दिखाती हूँ, ये रहा है। यहाँ पर आप देख सकते थे कि गुण संधि में वो दूसरा शब्द का पहला जो अंश है वो बनता है, लेकिन यहाँ पर यण संधि में वो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि है, इसलिए उसमें परिवर्तन रे होता है और उसमें परिवर्तन अर होता था। अब है अयादि संधि, यानी स्वर संधि का पांचवा भेद, अयादि संधि। इसमें आपको याद करना फिर से, इसके भी कुछ नियम हैं। जब ए आई ओ औ ये पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, ठीक है, और इसके बाद आ गया भिन्न स्वर। भिन्न स्वर से आप पूरी तरह परिचित हो चुके हैं, आप बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वह है ए आई ओ औ, और उसके बाद आया है भिन्न स्वर, तो ये बन जाएगा ए का अय, आई का आय, ओ का आव और औ का आव। ठीक है, तो इसमें आपने जैसे लिया ने प्लस अन, उदाहरण सहित समझिए इसको। ने में आप समझ सकते हैं पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वो है ए, ठीक है, और उसके साथ मिले या भिन्न स्वर ए, तो ए का बन गया अय, तो ये बन गया नयन। और फिर यहाँ पर गई प्लस अन, पहली ध्वनि है आई, उसके साथ मिला भिन्न स्वर ए, तो आई का बन गया आय, तो गई प्लस अन गायन। इसी तरह से नई, ये आई है पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, और अक इसमें मिलता है यानी कि भिन्न स्वर है ए, तो ये बन गया नाय, यानी कि आई का बन गया आय, तो न प्लस आय नाय, और अंत में यहाँ पर है अक, तो ये बन गया नायक। अब है भो, यानी ओ पहला शब्द की अंतिम ध्वनि भो ओ, और बाद में है ए विपरीत स्वर, तो ये बन गया है आव, यानी बो भय अलग हो गया और ओ अलग हो गया, ओ का बन गया अव, तो भय के साथ अव यानी कि भाव, और भाव के साथ बाद में आता है नय, भवन। इसी तरह से पौ, पौ को हम देखेंगे औ है यहाँ पर, औ पै को अलग कर दिया हमने, यहाँ पर है औ, औ का बन गया आव, आव बन गया तो पा बन गया, और पावन। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पो प्लस इत्र, पो यानी ओ ध्वनि है, और ओ ध्वनि है तो ये बन गया अव, यानी कि पव। पव के साथ बाद में लगाया ई, छोटी ई, तो बन गया पवी, और पवी के साथ में ये बन गया है पूरा शब्द पवित्र। तो आपने देखा कि जब हम ए के साथ ए मिलाते हैं तो अय हो जाता है, आई के साथ ए मिलाते हैं तो आय हो जाता है, आई के साथ ओ के साथ अन ए मिलाते हैं तो अव हो जाता है, अव के साथ ए मिलाते हैं तो आव हो जाता है। अब ओ के साथ ई मिलाते हैं तो क्या होता है, ओ के साथ ई, जैसे ये आया है ओ के साथ ई, वैसे आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे पो प्लस में इत्र आया था, इसमें पवित्र यानी कि ए के साथ ओ के साथ ई मिला था। इसी तरह से भो के साथ ई मिलता है तो भवी बनता है, जैसे भविष्य है उसको हम तोड़ते हैं तो भो प्लस में ईश्य ये होता है, और ओ प्लस में ई मिलता है तो यहाँ पर अवि हो जाता है, यानी कि भय प्लस में अवि प्लस में शय, तो ये बन गया भविष्य। अब यहाँ पर औ आता है पहली ध्वनि में नौ, यहाँ पर औ है और उसका मेल होता है ई के साथ, तो आवी। जब भो का मेल होता था अवी, और बहु यानी औ का मेल होता था आवी,
तो यहाँ पर नौ के साथ जब हम ई का मेल करेंगे तो नावी, और वो बन जाएगा नाविक। उसी तरह से जब औ का मेल हम करते हैं ऊ के साथ, औ का मेल ऊ के साथ होता है तो वो बन जाता है आव, और ऊ हो गया आवू, यानी भय अलग हो गया है, औ एक अलग स्वर है, प्लस में हम करते हैं ऊ तो वो आवू हो गया, और साथ में है कै, तो भय प्लस में आवू प्लस में कै यानी भावुक। तो इस तरह से आप ये स्वर संधि है उसके पूरे भेद यहाँ पर आप समझ चुके हैं। संक्षेप में आप इसको देख सकते हैं कि जब पहला वर्ण ए या आ आता है तो उसके बाद भी ए या आता है तो आ हो जाता है। पहला सजातीय वर्ण है, ये स वर्ण है यानी साथी वर्ण है। ई के साथ ई आता है, या छोटे ई के साथ बड़े ई, या बड़े ई के साथ छोटे ई तो उसका बड़े ई होता है, और छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ, या बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ होता है उसका भी बड़ा ऊ होता है। ये साथी वर्ण है, साथी वर्णों का मेल हमेशा ही दीर्घ हो जाता है। इसके बाद जब आपके पहले वर्ण ए या आ आते हैं उसके बाद ई छोटी बड़े ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ आते हैं तो वो ए और ओ में बदल जाते हैं। उसी तरह वृद्धि संधि में आप देखेंगे जब पहले जो वर्ण है, पहले जो स्वर है, ध्वनि है वो ए या आ की ही होती है, लेकिन उसके बाद ए ऐ ओ औ आते हैं तो वो ऐ और औ में बदल जाते हैं। उसी तरह से यण संधि और अयादि संधि में आप देखिए कि जो यण इसमें आप ई का य बदल देते हैं, कब बदल देते हैं? जब इसके बाद इससे भिन्न स्वर आता है। ऊ का व कब बन जाता है? जब इसके बाद भिन्न स्वर आता है। इसी तरह से ए का अय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ और औ का आव हो जाता है, और रे का रे हो जाता है। ये कब बदलते हैं? जब पहले शब्द के अंतिम ध्वनि ये जो हरे रंग का जो बॉक्स है इसमें होती है, और उसके बाद जो शब्द होता है उसमें भिन्न स्वर आ जाता है तो उसका बदलाव होता है। ये जो पीले रंग का बॉक्स है उसकी तरह से बदलाव हो जाता है। तो यहाँ तक स्वर संधि हमारी पूरी तरह सबके मुझे लगता है कि समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद हम संधि का दूसरा भेद लेते हैं, व्यंजन संधि। और व्यंजन, अभी स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, चाहे वो सजातीय स्वर है चाहे वो विजातीय स्वर है, यानी चाहे साथी स्वर है चाहे भिन्न स्वर है। लेकिन यहाँ पर व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन संधि में जो मेल होता है उसमें स्वर के साथ व्यंजन भी आ सकता है या व्यंजन के साथ व्यंजन भी आ सकता है। तो उसमें जो स्वर या व्यंजन का मेल होता है या व्यंजन व्यंजन का मेल होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से आप समझ सकते हैं कै वर्ग है, ख वर्ग है, ये इसमें मैंने आपको बताया भी क्योंकि हम इसमें घोष और अघोष वर्ण की भी बात करेंगे। तो ये वर्ग होते हैं, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग, प वर्ग, ये ल व श है, ये सारी वर्णमाला आपको आती है। तो इसमें क वर्ग के हर प्रत्येक वर्ग के पहले जो दो व्यंजन है वो अघोष होते हैं और उसके बाद के तीनों घोष होते हैं। ये याद रखिएगा, वैसे पूछ ले जा सकते हैं ये कहीं पर भी। तो पहले जो दो व्यंजन है वो अघोष में आते हैं और उसके बाद वाले जो तीनों हैं वे घोष में आ जाते हैं। तो ये घोष वर्ण है और पहले दोनों हमेशा ही अघोष में आते हैं। तो अब हम इसके नियमों के बारे में बात करेंगे। देखिए शुरुआत में ही आ गया है, जब पहला शब्द है उसका अंतिम जो वर्ण है उसके बाद घोष वर्ण आ जाता है। देखिए जैसे ये पहले आया दिक, है ना, और उसके बाद आया है यहाँ दिक है, उसके बाद अंबर, दिगंबर, ठीक है। दिक, दिक इसमें पहला वर्ण है और उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है ये अघोष वर्ण, तो उसका बन जाता है उसी वर्ग का तीसरा जो व्यंजन है वो बन जाता है, उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन परिवर्तन उसमें हो जाता है। जैसे क है, क का तीसरा व्यंजन क्या हो गया? क का तीसरा व्यंजन होता है क ख ग, तो ग बन जाता है। इसी तरह से जो अच है, अच यहाँ पर अच के ये व्यंजन है उसके साथ हम मेल करते हैं यहाँ पर आदि का, तो ये बन जाता है इसका तीसरा व्यंजन च छ जय, आजादी, ठीक है। तो पहले जो व्यंजन आता है उसका जब हम मेल करते हैं
तो उस मेल में अगर वो घोष वर्ण के साथ मेल हो रहा है तो उसको हम उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित कर देते हैं। क का हो गया ग, च का हो गया जय। जैसे यहाँ पर देखिए जगत प्लस ईश, ये जो तय व्यंजन है इसके हमने बदल दिया इसी के वर्ग का तीसरा व्यंजन दय, थे दे, यानी कि जगदीश। अब यहाँ पर देखिए षट प्लस आनंद, ये टय है, इसको हमने बदल दिया इसी वर्ग का तीसरा व्यंजन टय ठय डय, तो ये बन गए षडानंद। ठीक है, तो ये होता है परिवर्तन पहला, यानी कि जो व्यंजन है पहले शब्द का जो अंतिम व्यंजन है वह उसमें परिवर्तन होता है कि उसी के वर्ग का तीसरा व्यंजन उसमें बदल करके आ जाता है। अब देखिए आगे, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जब मिलते हैं तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, व्यंजन बन जाता है। उसमें देखिए उसमें पहला जो, इसमें आपने ऊपर देखा है कि उसमें पहला जो वर्ण है व्यंजन है उसका तीसरा व्यंजन बन जाता था, पहले का परिवर्तन होता था तीसरे व्यंजन में उसी वर्ग में। और यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर अगर यहाँ पहला वर्ण है और उसका मेल होता है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ, तो वो बन जाता है वही तीसरा वर्ग, तीसरा व्यंजन बन जाता है। जैसे दिक प्लस गज, आप देख सकते हैं कै ख गए, गए इसका तीसरा व्यंजन होता है। अब पहले व्यंजन का पहला व्यंजन कै और इसका मेल हुआ गए के साथ, तो ये बन गया उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन गए, आधा आ जाएगा ये दिग्गज। इसमें भी आप देखिए जरा षट प्लस ग्राम, अब ये देखिए जरा ये हो गया है टय ध्वनि है, ये ऊपर वाला ही आ गया है, ये जो ऊपर वाला नियम है यहाँ पर लागू हो गया है। षट को हम अगर यहाँ पर घोष वर्ण के साथ लेते हैं, घोष वर्ण के साथ, ये वही आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बदलाव होता है इसी वर्ग का तीसरा व्यंजन, गए आ गया ना षडग्राम। अब यहाँ देखिए जरा ये घोष पहले नियम वाला उदाहरण यहाँ पर आ गया है, ये अलग है इससे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, इनको आपस में तुलना कर सकते हैं। यहाँ सत प्लस गति, यहाँ देखिए तय है और उसका जो मेल हो रहा है इस घोष वर्ण के साथ, तो घोष वर्ण के साथ मेल होने से इसी वर्ग का तीसरा व्यंजन यहाँ पर आ गया है। घोष वर्ण के साथ मेल हुआ तो इसी वर्ग का इसी व्यंजन, ये जो व्यंजन है ये जिस वर्ग में है उसी वर्ग का तीसरा जो व्यंजन है वो यहाँ पर परिवर्तन होकर के आ गया है। सत प्लस भाव, ये तय है, पहला व्यंजन आ गया है, ये पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, और ये मिला घोष वर्ण के साथ और ये बदल गया है तय का दय, यानी तीसरा व्यंजन सद्भाव। ठीक है, तो ये आपके हैं जो परिवर्तन है आए हैं। अब एक और देखिए जरा, अब अगर पहले वर्ण के जो पहला जो वर्ण आता है उसके बाद कोई नासिक्य व्यंजन आ जाता है, नासिक्य क्या होता है, जो नाक से बोले जाते हैं, मैं, हम जब इनको बोलते हैं तो नाक से भी ध्वनि आती है, नाक से भी सांस निकलती है, तो इसको हम नासिक्य व्यंजन बोलते हैं। तो अगर पहले वर्ण के बाद कोई नासिक्य व्यंजन आ जाता है तो वो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यहाँ पर मैंने उदाहरण नहीं लिखे हैं, तो वैसे हम बता सकते हैं कि देखिए जैसे षड प्लस मार्ग, ठीक है, इसमें सत प्लस मार्ग, अब ये जाएगा तय ध्वनि है, उसके बाद मैं ध्वनि आ जाती है नासिक्य की, हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि ये कहता है सत्य और प्लस मार्ग, ठीक है, और ये बन गया सन्मार्ग, सन्मार्ग हो जाता है। तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण ये हो गया है, तय का पांचवा वर्ण आ गया है ये। तो समझ गए ना आप, जैसे कि तय ध्वनि है
और इसके बाद आ गया है नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन के साथ जब मेल हुआ तो इस वर्ग का अंतिम व्यंजन यहाँ पर आ गया, तो सत प्लस मार्ग सन्मार्ग हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे। इसका संक्षेपीकरण देखिए जरा। संक्षेपीकरण में वही है कि जो पहले वर्ण अगर छ आता है तो ये बदलाव हो जाता है च में। जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, तो उत प्लस चारण, और इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं गया ये, उत प्लस चारण, तो ये बन गया है उच्चारण। उच्चारण ठीक है। यानी पहले जब तय या दय, ये दो बताए गए हैं केवल, अगर पहले तय आ जाता है और उसके बाद च आता है तो वो उस तय का च में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आप जैसे कि इसके जय की लेते हैं ध्वनि। जय ध्वनि में जब तय के बाद जय आता है, जैसे कि सबसे पहले ही मैंने सज्जन का उदाहरण दिया था, आपको पहले बता दिया गया है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सत प्लस जन था, तय के बाद जय आया था तो वो सज्जन बन गया, यानी कि तय का परिवर्तन हो गया उस जय में ही। उसी तरह से तय के बाद अगर लय आ जाता है तो वो ध्वनि बन जाती है लय में ही बदल जाती है। जैसे कि ये इसका उदाहरण नहीं आया तो इसका ले सकते हैं, तत् प्लस में लीन, और ये बन गया तल्लीन। तत् प्लस लीन तल्लीन। और उसी तरह से जब उल्लेख है तो इसमें हम बोल सकते हैं उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लास उल्लास। ठीक है। उसी तरह जब आता है, अगर तय के बाद है आ जाता है या दय के साथ है आ जाता है तो क्या होता है, जैसे कि ये बन जाता है हमेशा ही है। ठीक है। तो उत प्लस धार उद्धार, पद प्लस दति पद्धति। ठीक है। तो ये हो जाते हैं, इसमें बदलाव आ गया है। फिर है विसर्ग संधि, तीसरा अंतिम। विसर्ग संधि में आप देखिए जरा, ये विसर्ग वैसे संस्कृत का जो वर्ण है उसका प्रयोग है और हिंदी में इतना ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है। विसर्ग संधि में आप देखेंगे कि अगर विसर्ग पहले वर्ण के साथ है, पहले वर्ण के साथ विसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद च आ जाता है, जैसे कि तपय, तपह प्लस चर्या, तो बन गया शय, शय में बदलाव आ गया। याद रखिएगा। मान लीजिए तपय आता है और प्लस में आ जाता है चर्या, तो ये शब्द बन गया है तपश्चर्या, तपश्चर्या। इसी तरह निहि, निहि प्लस चिंत। ठीक है। अब विसर्ग के बाद आया च, तो उसका बन गया विसर्ग का श, तो निश्चिंत। उसी तरह से अगर पहले विसर्ग आ गया है और उसके बाद आता है ट या ठ, तो उसका बन जाता है श। जैसे धनु, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। नेह प्लस ठोर, निष्ठोर। अगर विसर्ग के साथ में त या थ आ जाता है तो बन जाता है स। अंत है प्लस तल, अंतस्तल। मन है प्लस ताप, मनस्ताप। नम है प्लस ते, नमस्ते। समझ आ गया। अगर पहले जो वर्ण है वो ए के साथ विसर्ग है, उसके बाद घोष वर्ण आ जाता है तो बन जाता ओ। तपह है प्लस ओ, तपह है प्लस वन, तपोवन। यहाँ पर देखा ना घोष वर्ण आ गया, तपह है प्लस वन, तो ये बन जाता तपोवन। मन है प्लस रथ, बन जाता मनोरथ, और मन है प्लस रंजन बन जाता है मनोरंजन। इसके बाद देखिए, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आ जाए और बाद में रे आ जाए
तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे निह प्लस रव, नहीं से पहले आपने देखा ई आ गया है, ईश्वर है ना ये, तो ईश्वर है तो उसके साथ विसर्ग है, उसके बाद रे आ गया है तो इसका बड़े ई हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। यहाँ पर निह प्लस रोग है, इसमें आप देख सकते हैं कि छोटी ई है उसके साथ विसर्ग, उसके बाद रे आ गया है तो बड़े ई में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर कै ख पे फे आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे प्रातः प्लस काल, तो इसका क्या आ गया प्रातः काल। पय प्लस पान, तो ये भी क्या आ गया पय पान। अंत प्लस करण, ये भी बन गया अंत करण।